बाबर ने अफगानिस्तान के अपने टाइम में वहां के हर शहरी को रिवॉर्ड दिया। चाहे कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई आजाद है, गुलाम है, हर शख्स को मोटी ताजी रकम दी गई। बाबरनामा में ये लिखा है कि काबुल और वारसिक में हर रूह को हमने एक शाहरुखी सिल्वर कॉइन था, हर शख्स को वो सिल्वर कॉइन दिया। चमड़े की जैकेट्स होती थी, रेशम के लिबास होते थे, सोने और चांदी के तोहफे होते थे, और तो और फर्नीचर तक, फर्नीचर तक इंडिया से निकाल के इन इलाकों में भेजा जाता रहा। और जाहिर सी बात है कि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लोगों ने दिल्ली का मुंह ही इस तरफ किया था, दिल्ली की तरफ मुंह इसलिए किया था कि वहां से गुलाम भी मिलेंगे, मालो दौलत भी मिलेगी। और बाबर ने झोलियां भर भर के इन लोगों को जो जो उसके साथ आए थे दिया। ऐसे दिया जैसे उसके जो है वो बाप का माल हो। एक पर्शियन हिस्टोरियन है फरिश्ता, उसने लिखा है कि बाबर ने मालो दौलत को इस हिसाब से लुटाया था कि उसका निक नेम कलंदर पड़ गया था। कलंदर वो होता है जिसे किसी चीज की फिक्र नहीं होती, ना उसको दौलत की फिक्र होती है, ना ही अपना कुछ फ्यूचर बनाने की होती है, बस जो होता है उसको वो सारा कुछ लुटाता चला जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आपको बताता हूं कि मुगल के टाइम पर एक हज के नाम पर भी जो है वो बहुत ज्यादा इंडियन जो मालो दौलत थी, जो या जो सरकारी स्पॉन्सर्ड हज होते थे, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि मुगल टाइम में हर साल 15,000 लोग हज के लिए जाते थे। हज पर जाने का सारा खर्चा सरकार की तरफ से दिया जाता था, बल्कि साथ में अरबों के लिए सोने चांदी और कीमती जो तोहफे तहफ होते थे, गिफ्ट्स होते थे, वो लेके जाते थे। मुगलों ने सरकारी खजाने से हज स्पॉन्सर करना इसलिए शुरू किया था कि ये डिफेंडर ऑफ इस्लाम के तौर पर स्टैंड आउट करना चाहते थे। मैं आपको थोड़ी सी ना एक दो मिसालें देता हूं। सन 1576 में आगरा से हज का एक कारवां चलता है, और ये सारा कारवां एक तो स्पॉन्सर्ड होता है, और साथ ही साथ 6 लाख रुपए की डोनेशन लेकर जाता है। आज के टाइम पर तो शायद 6 लाख कुछ ज्यादा ना लगता हो, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि ये रकम इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उस वक्त एक आम आदमी की सैलरी 1 से 3 रुपया तक होती थी। फिर 1577 में यानी अगले साल 5 लाख आम डोनेशन, और 1 लाख शरीफ ऑफ मक्का के लिए सरकारी खजाने से जो है वो दिया जाता है। और साथ ही और ये जो रकम लेके जाती है, ये फिर वहां जो मुस्लिम होते थे, ये उनमें डिवाइड की जाती थी हज के टाइम पे। ये सिलसिला 1582 तक चलता है। और अकबर जो है, अकबर मक्का और इंडिया में जो इस रकम में करप्शन होती है उसकी वजह से स्पॉन्सर्ड हज जो है वो बंद कर देता है। थोड़े अरसे बाद अकबर का बेटा जहांगीर उसे जहर देकर मार जाता है, और फिर ये स्पॉन्सर्ड हज फिर जहांगीर के टाइम पर दोबारा जो है वो रीइंस्टेट हो जाते हैं, दोबारा बहाल हो जाते हैं। जहांगीर अपनी ऑटोबायोग्राफी तारीख सलीम शाही में लिखता है कि मेरे बाप के दौर में सल्तनत के बड़े शहरों में मजहब के वजीरों, तारीख और कानून के तालिब इल्मों को रियासत की तरफ से पेंशन दी जाती थी। मैंने अपने वालिद के बनाए गए असूलों के मुताबिक इस काम को बढ़ाया, और हिरात हिरात अफगानिस्तान में है, हिरात के सैयदों में से मीरा सदर जहां को ये हिदायत की कि ना सिर्फ मेरी सल्तनत के ऐसे लोगों को पैसा मिले, बल्कि गैर मुल्कियों यानी पर्शिया के लोगों, रोम, बुखारा और आजरबाईजान के लोगों तक भी ये सिलसिला बढ़ाया जाए। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जहांगीर कहता है कि मेरे बाप ने मेरी सल्तनत के अंदर, हमारी सल्तनत के अंदर जो मजहब के वजीर होते थे या तारीख और कानून के जो तालिब इल्म होते थे, उनको पैसा दिए जाते थे। मैंने इसको एक्सपैंड किया, बल्कि अपनी सल्तनत तो छोड़ें अफगानिस्तान तक
पर्शिया तक, रोम तक, बुखारा तक, अजरबैजान तक, ये मुस्लिम लोगों में इंडिया से दौलत लूट लूट के वहां भेजी जाती रही। जहांगीर का बेटा और जानशीन जो था वो शाहजहां था। शाहजहां बेसिकली सबसे कम मजहबी था। उसकी सारी जिंदगी को अगर पढ़े तो वो ज्यादातर उसकी जो है ना खर्चे अपनी अयाशियों के लिए होते थे, लेकिन मुस्लिम उम्मत को पैसे, दौलत और माल पहुंचाने में उसने भी अपना हिस्सा डाला। और लाखों रुपए के तोहफे जिनमें हीरे मोती लगे होते थे, इस तरह के वो बनवा बनवा के अरबों को भिजवाता रहता है। औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने ये मुख्तसर मुख्तसर करके निकाला है, क्योंकि अगर मैं पूरी लंबी हिस्ट्री पढ़ने लग जाऊं तो ये शायद इसके लिए एक नहीं, पता नहीं कितना कुछ जो है वो खंगालना पड़े और कितनी कुछ निकालनी पड़े। एक थोड़ी सी इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को थोड़ी सी एक हकीकत बता सकूं कि ये मुगल किस हद तक इंडियन थे भी या नहीं थे, और इनको इंडिया से कितना प्यार था और इंडिया के साथ इन्होंने क्या किया। औरंगजेब जो था वो बेसिकली एक जनूनी और जालिम किस्म का बादशाह था, लेकिन हिंदुस्तानी दौलत को लूट कर उसे मुस्लिम दुनिया को खैरात करने में सबसे ज्यादा हाथ भी औरंगजेब का था। 1661 से लेकर 1667 यानी 1667 तक, इन 6 सालों में उसने मुख्तलिफ सल्तनतों के मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों को जो है वो अपने दरबार में बुलाया। उन बादशाहों में पर्शिया के बादशाह थे, बलख जो अब अफगानिस्तान में है उसका बादशाह है, फिर बुखारा का बादशाह है, काशगर का है, उड़गंज का है, शहर नौ का बादशाह है। इनको अपने दरबार में बुलाता है और फिर इनके ऊपर जो है ना वो खूब मालो दौलत लुटाता है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि मुस्लिम दुनिया के बादशाहों और उन बादशाहों के एलचियों की आंख का तारा बन के रहना चाहता था, इसलिए उन पर मालो दौलत लौटाता रहा। और उसकी वजह ये थी कि औरंगजेब ये चाहता था कि औरंगजेब ने जो सलूक अपने बाप के साथ और अपने भाइयों के साथ किया है, मुस्लिम दुनिया वो चीज भूल जाए और बस उनकी नजर हिंदुस्तान से मिलने वाली दौलत पर रहे। इसकी पॉलिसी, औरंगजेब की पॉलिसी काफी हद तक कामयाब रही। औरंगजेब के जमाने में हिंदुस्तान का जो निक नेम पड़ा था वो नरम दूध देने वाली गाय मशहूर हो गया था। फिर क्या था, मुस्लिम जो मिडल ईस्ट था और जो मुस्लिम रियासतें थी वो अपने अपने एजेंट भेजती थीं, और औरंगजेब जो है वो झोलियां भर भर के उनको जो है वो वापस भेजता था, पैसे के साथ, हीरे जवाहरात के साथ, मोतियों के साथ, रकम के साथ। 6-7 साल के अरसे में मुस्लिम दुनिया पर औरंगजेब ने 30 लाख लुटाए। और इसके अलावा वो रकम अलग है जो हर साल मक्का जाती थी। इसके अलावा इस टाइम में, औरंगजेब के टाइम पर, एक काशगर का बादशाह था अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान को काशगर से बादशाह की कुर्सी से जो है वो हटा दिया गया, तो उसने दिल्ली में आकर पनाह ली और उसको 10 लाख रुपए अलग दिए गए थे। फ्रांस का एक डॉक्टर था, उसका नाम था फ्रेंकोय बर्नियर। फ्रेंकोय बर्नियर जो था वो मुगल शहजादे दारा शको का जो है वो पर्सनल डॉक्टर था। उसने हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है और मुगलों के दरबार से रिलेटेड जो है उसने काफी सारी किताबें भी लिखी हैं कि वो कैसे पैसे लुटाते थे और क्या कैसे मुस्लिम दुनिया तक जो है वो पैसे पहुंचाते थे। कुछ रिकॉर्ड से ये तक पता लगता है कि 6-7 सालों में औरंगजेब ने 70 लाख मुस्लिम दुनिया पर लौटाए। 70 लाख उस टाइम पर इंग्लैंड के टोटल रेवेन्यू से भी डबल है। और आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये वही औरंगजेब है जो किसानों को टाइम पर टैक्स ना भरने की वजह से दरख्तों के साथ लटका के मार डालता था। और टैक्स के बारे में आपको थोड़ा सा एक एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जब मुगलों से पहले जब
इंडिया पर जो जो हिंदू रियासतें थी या जो हिंदू हुक्मरान थे, उस वक्त के टाइम पर जो टैक्स की परसेंटेज थी वो 16% था। लेकिन मुगलों के टाइम पर 30 से 50% हो गया ये। एसएम जाफर की किताब है, उसका नाम है द मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब। अगर ये पढ़ें तो पता चलता है कि मैं अब थोड़ा सा पीछे जाने लगा हूँ, शाहजहां की तरफ का जिक्र करने लगा हूँ कि शाहजहां ने जश्न नौरोज होता है जो पर्शियन कैलेंडर में जो 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 फर्स्ट ईयर होता है, तो जो जो फर्स्ट डेट होती है, यानी पर्शियन न्यू ईयर जो है, पर्शियन न्यू ईयर के मौका पर मार्च 1628 में एक शाही दावत करता है। इस शाही दावत में उसने शाही खानदान से जुड़े सब लोगों को बुलाता है, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स को बुलाता है और बड़े बड़े लोगों को दावत दी जाती है। और इस दावत में इन लोगों को शाही खजाने से, यानी अपनी फैमिली के लोगों को शाही खजाने से पैसे दिए जाते हैं। मुमताज महल, मुमताज महल वो है जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल भी बनवाया था। मुमताज महल को 50 लाख रुपया दिया जाता है। फिर अपनी बेटी जहां आरा को 20 लाख रुपया देता है और दूसरी रोशन आरा को 5 लाख रुपया दिए जाते हैं। फरवरी और मार्च के महीने में, यानी 1628, फरवरी और मार्च के महीने में शाहजहां ने अवामी खजाने से 1 करोड़ 60 लाख रुपए लोगों में बांटे। 2 साल बाद गोलकंडा, अहमदनगर, गुजरात और मालवा में कहत पड़ता है, जिसे कहत को हिंदी में सूखा भी कहते हैं, वो हो जाता है। इस सूखे की वजह से 7 मिलियन हिंदुस्तानी, 7 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी मर जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस सूखे की वजह क्या थी? इस सूखे की वजह जाननी हो तो शाहजहां की साउथ, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के साथ जो जंगों की पॉलिसी थी वो देखनी पड़ेगी। इस पॉलिसी के बारे में एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि मुगल फौजों ने जब बीजापुर पर चढ़ाई की तो उनको हुक्म दिया गया था कि इस मुल्क के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सब कुछ उजाड़ दें और कहीं पर काश्त का, यानी खेती बाड़ी का नामो निशान न छोड़ें। लोग भूख से मरने लगे, सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए और यहां तक सिचुएशन आ गई थी कि जो बाप थे, जो बूढ़े बाप थे, उन्होंने अपने जवान बेटों को मुफ्त में गुलामी में देने पर तैयार हो गए कि फ्री में इसको सर्वेंट गुलाम बना लो ताकि इनको खाना मिले और ये जवान जिंदा रहें। लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। माओ ने भूख से तंग आकर अपनी बेटियों के साथ दरियाओं में छलांगे लगा दी कि भूख की तकलीफ से बेहतर है डूब के मरना। शाहजहां बड़ा तरस खाने वाला इंसान था। उसने इस सूखे से मुतासिर होने वाले लोगों में रकम तकसीम की थी। और पता है वो रकम कितनी थी? वो रकम थी सिर्फ 1 लाख रुपया। और क्या आपको पता है कि मुमताज महल को कितने दिए गए थे? 50 लाख। ताजमहल को बनाने के लिए कितने खर्च हुए थे? 4 करोड़ से ज्यादा। और वो जो पीका का जिस वो बनाया था, जो झूमर सा था, ताज जो बनाया था जिसके अंदर कोहिनूर भी लगा था, उसकी कीमत पता कितनी थी? 3 करोड़। तो ये थे, छोटी छोटी मैंने आज आपको मिसालें दी थी, एग्जाम्पल दी थी इन मुगलों के बारे में। फिर मुगलों ने जो बर्बादी की एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसकी एक लंबी दास्तान है। फिर इकोनॉमी की जो बर्बादी की, वो एक लंबी दास्तान है। तो आज की वीडियो का मकसद जो था वो सिर्फ आपको एक छोटी सी झलक दिखलाना था कि अगली बार जब आपको कोई मुगलों के बारे में हीरो के तौर पर कोई पढ़ाए तो उनसे ये सवाल जो है वो जरूर पूछिएगा, जो सवाल आज, जिन सवालों के जवाब जो है वो फिर आज मैंने आपको दिए हैं। और जो किताबें मैंने मेंशन की हैं, डॉक्टर फ्रेंकोय बर्नियर की या एस एम जाफर की या एम ए खान की, तो इन इन किताबों को जरूर पढ़ें। हिस्ट्री की किताबों को जरूर पढ़ा करें। हिस्ट्री कभी भी आपकी वो हिस्ट्री नहीं होती जो आपको टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है।
आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। आखिरी मैसेज, इस्लाम छोड़ें, इंसान बने, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और कोरोना से बच के रहें।